Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 8th September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Eastern Economic Forum. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. क्या है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम? सबसे पहले वो देखते हैं. सो इट इज़ अ ग्लोबल फोरम दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन 2015. इसका मेन गोल है रसिया का जो फार ईस्ट रीजन है, जैसे हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स हैं, रसिया के अंदर भी अलग अलग प्रोविंसेस हैं या रीजन्स हैं. उसमें जो ईस्टर्न मोस्ट रीजन है उसका नाम वो लोग फार ईस्ट रीजन से बुलाते हैं. जो फार ईस्ट रीजन है उस वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना और उसकी कनेक्टिविटी पूरे दुनिया भर से इम्प्रूव करना, दैट इज़ द मेन गोल ऑफ दिस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम दैट वाज स्टार्टेड बाय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन. तो 2015 से इसको स्टार्ट किया गया और तब से हर साल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को कंडक्ट कराया जाता है इन व्लादिवोस्टॉक ऑफ रशिया. तो जैसा कि मैंने आपको कहा, द फोरम इज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन रशिया एंड एशिया पैसिफिक कंट्रीज विथ मेन गोल ऑन डेवलपिंग द फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया. दिस इज फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया. दिस इज टेरिटरी वाइज या टेरिटरी साइज वाइज इट इज़ द लार्जेस्ट रीजन ऑफ रशिया. अगर फार ईस्ट रीजन की हम बात करें तो इट इज़ रिच इन ऑयल, नेचुरल गैस, कोल एज वेल एज गोल्ड. मतलब नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत हैं. और प्रोविंस एरिया वाइज इट इज़ लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ रसिया. लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है बिकॉज द लिविंग कंडीशंस, बिकॉज ऑफ द वेदर या क्लाइमेट आप कह सकते हैं, दैट इज़ हार्श एंड दैट इज़ वाई पॉपुलेशन इज़ क्वाइट लो. नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं लेकिन यहाँ पे फिर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी नहीं होती है और इस कारण से पॉपुलेशन इज़ वेरी स्पार्सली देयर. और इसी कारण से रसिया चाहता है कि इस टेरिटरी को डेवलप कराया जाए और डेवलप कराने के लिए फिर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम स्टार्ट किया गया है 2015 से. तो रसिया चाहता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया की कनेक्टिविटी डेवलप हो. अब ये जो फार ईस्ट रीजन है रसिया का, वो इंडिया के लिए कैसे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस डेवलप कर सकता है वो भी ज़रा देखते हैं. तो जो चीज़ें यहाँ हैं वो इंडिया में नहीं हैं और इस कारण से फार ईस्ट रीजन जो रसिया का है वो इंडिया के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है. फॉर एग्जांपल इंडिया में इन जनरल रिसोर्स की कमी है. फॉर एग्जांपल आप देखिए, फार ईस्ट रीजन इज़ रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस. हम लोग इन जनरल एनर्जी डेफिसिट कंट्री हैं. हमारा 80% तक जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट करके मीट करते हैं. तो फार ईस्ट रीजन से कनेक्टिविटी अगर इम्प्रूव कर दी जाए तो हमारी जो एनर्जी डेफिसिट का कुछ प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकता है कुछ हद तक. उसके अलावा ये रीजन स्पार्सली पॉपुलेटेड है, इंडिया डेंसली पॉपुलेटेड है. तो इंडिया से कई सारे लोगों को इस रीजन में माइनिंग सेक्टर में, एक्सट्रैक्शन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और इसी कारण से इंडिया हैज़ बीन अ वेरी कीन पार्टिसिपेंट ऑफ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम सिंस इट स्टार्टेड इन 2015. तो 2015 में स्टार्ट हुआ. 2022 में जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग बुलाई गई है उस कारण से मैं ये आर्टिकल कवर कर रहा हूँ. ये 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम सेशन होगा दैट हैज़ बीन कंडक्टेड इन व्लादिवोस्टॉक ऑफ रसिया. और काफ़ी टाइम से ये 5th इकोनॉमिक फोरम से ही 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से ही इंडिया और रसिया डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे रसिया का जो फार ईस्ट रीजन है उससे इंडिया की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर दी जाए. तो दोनों ही देशों ने, इंडिया और रसिया ने मिलकर के फैसला किया है कि इंडिया का जो चेन्नई पोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी व्लादिवोस्टॉक ऑफ रसियाज ईस्टर्न प्रोविंस से डेवलप की जाए. एक ये सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन किया जाए. इससे फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होगा. जैसा कि मैंने आपको बताया, फार ईस्ट रीजन जो है रसिया का वो नेचुरल गैस, ऑयल, उसके अलावा गोल्ड में रिच है. तो यहाँ से ट्रेड इंक्रीज़ होगा और इंडिया की जो एनर्जी स्कार्सिटी है वो कुछ हद तक कम होगी अगर हमने चेन्नई और व्लादिवोस्टॉक की कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन कर दिया तो. उसके अलावा इट विल ओपन पॉसिबिलिटीज़ फॉर इंडिया टू कनेक्ट विथ नदर्न यूरोपियन कंट्रीज़. फॉर एग्जांपल ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे जो देश हैं यहाँ पे पहुँचने के लिए अब इंडिया को ये रूट अपनाना होता है.
ये बाब अल मंडाब से होते हुए रेड सी, सुएज कनाल, मेडिटेरियन से होते हुए फिर इंग्लिश चैनल से होते हुए यहाँ जाना होता है। दिस इज़ द एग्जिस्टिंग रूट अगर हमें नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करना है तो। लेकिन अब अगर ये चेन्नई टू व्लादिवोस्टॉक ट्रेड रूट को अगर हमने स्ट्रेंथन कर दिया तो फिर कम से कम समर्स के टाइम में आर्कटिक रीजन का रास्ता लेकर के नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो ये रास्ता देखिए, ये जो रास्ता है ये शॉर्टर पड़ेगा as compared to this existing one as far as our connectivity with North European countries are concerned। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द करेंट डिसीजन टेकन टू कनेक्ट चेन्नई पोर्ट ऑफ इंडिया विद व्लादिवोस्टॉक पोर्ट ऑफ फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया। इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस होगा टू काउंटर चाइनाज अग्रेशन इन साउथ चाइना सी। अगर आप देखिए तो ये जो सी रूट डेवलप कर रहे हैं इंडिया और रसिया मिल करके, इट इज़ मूविंग थ्रू साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी के बारे में आपको पता है, चाइना हैज़ डिक्लेयर इट एज इट्स ओन बैकयार्ड बाय ड्राइंग एन आर्टिफिशियल 9 डैश लाइन। तो अब यहाँ से ये सी रूट बनाने का मतलब है कि वी आर चैलेंजिंग चाइना सोवरेनिटी इन दिस रीजन, वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट चाइना सोवरेनिटी इन दिस रीजन। सो माना जा सकता है कि ये जो सी रूट हम डेवलप कर रहे हैं व्लादिवोस्टॉक टू चेन्नई, जहाँ से फ्रीक्वेंट ट्रेड प्रमोट होगा आने वाले टाइम में दोनों ही देशों के बीच में, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना के बारे में आप जरूर जानते होंगे, मैंने भी कई दफ़ा बताया है। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एम्ड एट कनेक्टिंग चाइनाज ईस्टर्न प्रोविंस विथ यूरोपियन कंट्रीज। बट बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोसेस में चाइना ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, रोड, रेलवे या पोर्ट डेवलप किए हैं। तो यहाँ से ऐसे रोड ऐसे डेवलप किया है, रेलवेज डेवलप किए हैं, पोर्ट डेवलप किए हैं इंडियन ओशन में, मेडिटेरियन में। तो इस कारण से कई सारे स्ट्रैटेजिस्ट्स का मानना है कि चाइना विथ हेल्प ऑफ इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज़ ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया। और वो जो नोशनल कॉन्सेप्ट है, चाइना ने कभी ओपनली इसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो इनसर्कल करना चाह रहा है इंडिया को, उसका तो यही स्टेटमेंट है फॉर्मल या ऑफिशियल कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज़ फॉर इकोनॉमिक पर्पस ओनली। लेकिन जो नोशनल कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से चाइना इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिसाब से या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से इंडिया को इंसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रैटेजिक इंसर्कलमेंट अप्रोच, इसका नोशनल थ्योरी का नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो इंडिया का ये जो अप्रोच है कम से कम यहाँ चेन्नई से लेकर के रसिया के व्लादिवोस्टॉक को कनेक्ट करने का थ्रू दिस सी रूट, दिस कुड बी सीन एज वन काउंटर टू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनिशिएटिव ऑफ चाइना, जिसको हम लोग नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी भी कभी कभार कहते हैं। इंडिया का जो अप्रोच है चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को ब्रेक करने का, उसको कभी कभार इस स्ट्रैटेजी नाम से जाना जाता है, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी में और भी कई सारी चीज़ें हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, which will be helpful in nullifying the impact of Gwadar port of Pakistan, which is part of Belt and Road Initiative। उसके अलावा INSTC नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं रसिया के वेस्टर्न रीजन से कनेक्टिविटी डेवलप करने का। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कंसिडर कि ये जो रोड एंड सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप किया जा रहा है, दिस हैज़ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस एज वेल। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 के जो फिफ्थ आई थिंक फोर्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट था, उसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि रसिया के ईस्टर्न फार ईस्ट रीजन में इंडिया $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। और इसके साथ ही इंडिया ने फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया के लिए एक नई फॉरेन पॉलिसी को इनिशिएट किया था जिसका नाम था एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी। तो जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी है एक्ट ईस्ट, रसिया के फार ईस्ट रीजन के लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी है एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी। ये जो मौजूदा सेशन शुरू हुआ है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का, दैट इज़ 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, उसको एड्रेस किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसमें उन्होंने कुछ कुछ बातें कही हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें कही हैं उसको ज़रा देखते हैं। रसिया और यूक्रेन वॉर पे उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा सबसे पहले कि रसिया और यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट और कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से ब्रेक हो गया है और जिस कारण से दुनिया भर में इन्फ्लेशन देखा जा सकता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया राइट सिंस बिगिनिंग हैज़ बिन स्ट्रेसिंग अपॉन द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। तो ये रट लीजिए आप, मान लीजिए अब ये चूँकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना हमारे, तो भारत का स्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू रसिया यूक्रेन वॉर अगर आपको कभी एक्सप्लेन करना हो तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, वी बिलीव इन द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, मतलब वी बिलीव इन द पाथ ऑफ फाइंडिंग अ पीसफुल सॉल्यूशन थ्रू
नेगोशिएशन एंड डिस्कशन। तो ये रट लीजिए कि आप प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर इन 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम सेड दैट इंडिया बिलीव्स कि द सॉल्यूशन टू द ऑन गोइंग रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट कुड बी फाइंड ओनली थ्रू डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, और इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि रसिया के साथ हम इंटीग्रेशन डेवलप करना चाहते हैं, स्पेशली इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इम्पोर्ट मोर एंड मोर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कुकिंग कोल। इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इम्पोर्ट मोर एंड मोर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कुकिंग कोल फ्रॉम फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बैटल ऑफ असल उत्तर and this topic is important from our syllabus GS पेपर 1 पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन आपको जानना चाहिए बैटल ऑफ असल उत्तर के बारे में। कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मेंस में भी आप कहीं पासिंग रेफरेंस में इसका जवाब दे सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के कोई आंसर लिख रहे हो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पे कोई आंसर लिख रहे हो। तो देखिए, वॉर, आई होप यू अंडरस्टैंड, वॉर कई सारे बैटल्स जब लड़े जाते हैं तो उनको एक साथ मिला करके हम वॉर कहते हैं। वॉर एक दिन में तो ख़त्म होता नहीं है। वॉर जब शुरू होता है दो साइड्स के बीच में तो कई दिनों तक, सालों तक चलता रहता है। जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर तो पिछले 6 महीने से चल रहा है, लेकिन बीच में कई सारे बैटल्स हुए हैं दोनों साइड्स के बीच में अलग अलग जगहों पे। तो वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी 1965 में, उसमें कई सारे बैटल्स लड़े गए थे। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल था बैटल ऑफ असल उत्तर, रियल आंसर। ये पाकिस्तान के लिए है, हमारे तरफ से। ये बैटल शुरू हुआ था 8 सितंबर 1965 को, आज का दिन। इसी कारण से ये आर्टिकल आया है आज के इंडियन एक्सप्रेस में। तो बैटल ऑफ असल उत्तर से पहले जो इंडियन आर्मी ने शुरू किया था, हुआ क्या कि पाकिस्तानी आर्मी इंडियन साइड के टेरिटरी में काफ़ी अंदर तक घुस आई थी, 5 किलोमीटर तक घुस आई थी। उन्होंने कुछ विलेजेस को भी एक्वायर कर लिया था। सो दे हैड इंटर्ड 5 किलोमीटर विद इन द इंडियन टेरिटरी बाय क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। इंडियन आर्मी ने, ये इंडियन ट्रूप्स ने रिटेलिएट किया, लेकिन रिटेलिएट काफ़ी स्ट्रैटेजिक तरीके से किया। हमारे जो फोर्सेस थे, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थे, हमने अपने टैंक्स को ऐसे खेतों में छुपा दिया और ऐसे इनसर्कल तरीके से, ऐसे सर्कल बना करके, हमने सेमी सर्कल बना करके उनको, अपने टैंक्स को खेतों में छुपा दिया। और पाकिस्तानी आर्मी कॉन्फिडेंट तरीके से आगे बढ़ते गई कि अरे इंडियन आर्मी तो पीछे हट गई है, कहीं दिख भी नहीं रही है दूर दूर तक। लेकिन हमने चारों तरफ से इनको घेरने का प्लान बनाया। बड़े बड़े ऐसे यहाँ पे जो ऊंचे घास थे उनके अंदर हमने अपने टैंक्स को छुपा करके ऐसे उनको साइकिल में फंसाया। और फिर 10 सितंबर को शुरू हुआ हमारे तरफ से, इंडियन साइड से, काउंटर अटैक, जिसको नाम दिया गया इस काउंटर अटैक को बैटल ऑफ असल उत्तर। इनफैक्ट पाकिस्तानी आर्मी वर यूजिंग M47 पैटून टैंक्स एंड दैट टू इन एक्सेस ऑफ 300, यानी कि बहुत ज़्यादा आर्टिलरी लेकर के वो हमारे देश में घुसे। हमारे पास उसके मुकाबले काफ़ी कम आर्टिलरीज थी। उन्होंने 300 आर्टिलरीज लेकर के वो घुसे, जबकि इंडिया के पास रिपोर्टेडली सिर्फ 120 टैंक्स ही थे। लेकिन हमने इतने स्ट्रेटजिक तरीके से इनसर्कल किया उनको और उन पर काउंटर अटैक किया, और इस काउंटर अटैक को नाम दिया गया बैटल ऑफ असल उत्तर, जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से हार मिली। पाकिस्तान के 300 जो अमेरिकन M47 पैटून टैंक्स थे, उसमें से 165 टैंक्स पाकिस्तान के बर्बाद हो गए, जो उनको यूएस से मिले थे। अगेन आपको ये बात समझ आ गई होगी कैसे 1965 में पाकिस्तान को यूएस सपोर्ट कर रहा था। और पाकिस्तान की हार के बाद इन 1965 यूएस ने इंडिया को दिया जाने वाला जो इकोनॉमिक सपोर्ट था, जिसको PL 480 प्रोग्राम या फूड फॉर पीस प्रोग्राम कहते हैं, वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि यूएस पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, सिंस पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ यूएस ब्लॉक ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, जबकि इंडिया फॉलोड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो 1965 वॉर के बाद जब व्हेन पाकिस्तान वाज बीटन बैडली, तो फिर यूएस ने इंडिया को ये देने वाला सपोर्ट, फूड सपोर्ट, बंद कर दिया, जिसके कारण इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, किसानों को मोटिवेट करने के लिए और हमारे जवानों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि हमारे देश में वापस से फूड इनसिक्योरिटी के प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। और फिर बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन कराया गया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम टेक्निकल नाम है, जिसको सक्सेसफुल करा के ग्रीन रेवोल्यूशन कराया गया। और फिर हमारा देश जो है वो फूड
इनसिक्योरिटी के प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाए। और आज के टाइम में हम दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स। तो दैट कुड बी सीन एज अ सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। कमिंग बैक टू द करेंट आर्टिकल, बैटल ऑफ असल उत्तर 1965 में पाकिस्तान को बुरी तरह से हार मिली। 300 में से उसके अमेरिकी टैंक्स में से 165 टैंक्स बर्बाद हो गए। इसी बैटल ऑफ असल उत्तर में हमारे एक वीर जवान अब्दुल हमीद साहब को परमवीर चक्र मिला। तो अब्दुल हमीद साहब ने क्या किया था, बस अकेले एक गन की मदद से उन्होंने 7 दुश्मनों के टैंक्स को अकेले बर्बाद किया था। सो परमवीर चक्र इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, और उनको इसलिए मिला फॉर नॉकिंग आउट 7 एनिमी टैंक्स विथ हिज ओन रिकॉइललेस गन। तो हवलदार अब्दुल हमीद साहब के ब्रेवरी को याद करते हुए ये आर्टिकल आया है। एंड आपको ऐसा कहीं मान लीजिए कि ब्रेवरी पे या देशभक्ति पे, पैट्रियोटिज्म पे लिख रहे हो तो इनका नाम आप जिक्र कर सकते हैं। असल में मैं आपको बता ही देता हूँ, ऐसे भी सवाल आते हैं आजकल यूपीएससी में तो खासकर आते हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एंड पैट्रियोटिज्म एंड ऑल। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर के हमें बस 1-2 नाम ही याद आते हैं इन जनरल, जो ज़्यादा पढ़ता लिखता नहीं है, APJ अब्दुल कलाम एंड ऑल, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कई सारे लोगों ने माइनॉरिटी कम्युनिटी से देश की एकता में और संगठन में और डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। उसमें अलग अलग फील्ड से जब आप नाम ला रहे हों, उसमें एक नाम आप हवलदार अब्दुल हमीद साहब का जिक्र कर सकते हैं, दैट टू फ्रॉम 1965 वॉर एंड दैट टू इन बैटल ऑफ असल उत्तर, द मोस्ट डिसाइसिव बैटल ऑफ 1965 वॉर। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड इन रूपी एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हाल फिलहाल में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया, कॉमर्स मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया। इस मीटिंग का मेन पर्पस था कि रुपया में इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाए। कम से कम भारत के जितने ट्रेड्स हैं उसमें ज़्यादा पेमेंट रुपए में हो। और ये कैसे होगा, तो इसके लिए ज़्यादा वोस्ट्रो अकाउंट खोले जाएंगे, ऐसा बताया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? इट इज़ अकाउंट विच इज़ हेल्ड बाय अ फॉरेन बैंक इन अ डोमेस्टिक बैंक इन डोमेस्टिक करेंसी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए विदेश का बैंक है सिटीज बैंक, और वो इंडिया के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर रुपए में अकाउंट खोलता है तो उसको हम लोग कहेंगे वोस्ट्रो अकाउंट। आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। करंट मुद्दा ये है कि हमारी सरकार चाहती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती है कि ज़्यादा इंटरनेशनल जो पेमेंट हो भारत का वो रुपए में हो। इससे कैसा होगा कि डॉलर का आउटफ्लो हमारे देश से कम होगा, जो बाहर डॉलर लगातार जाता जा रहा है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व गिरता जा रहा है, वो कम होगा। और इससे जो हमारा रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, उस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को भी रोका जा सकता है। अगर मौजूदा ट्रेड की बात करें तो हमारा जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है दुनिया के तमाम देशों से, वो फॉरेन करेंसीज़ में ही होता है, खासकर हार्ड करेंसीज़ में, जैसे कि डॉलर एंड यूरोज़ में। इसमें बस एक्सेप्शन 2 देश हैं, नेपाल और भूटान, जिनके साथ हमारा ट्रेड रुपया में भी हो जाता है। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपी कैसे काम करेगा? तो ये काम करेगा थ्रू वोस्ट्रो अकाउंट, मैंने आपको बताया। तो एग्जैक्टली वोस्ट्रो अकाउंट कैसे काम करता है ज़रा देखिए। मान लीजिए कि इंडिया का कोई एक्सपोर्टर है A, इस कंपनी का नाम है कंपनी A, इसने कुछ सामान एक्सपोर्ट किया रसिया के अंदर कंपनी B को। अब कंपनी B के पास तो रूबल है, रुपया तो है नहीं, तो कंपनी B क्या करेगी, अपने किसी रसियन बैंक में वोस्ट्रो अकाउंट में रूबल जमा करा देगी। आई एम सो सॉरी, एक बार फिर से देखिए। एक्सपोर्टर A है, इसने कुछ एक्सपोर्ट किया B को, अब B को पैसा देना है A को। अभी B क्या करेगा, सीधा रूबल A को देने के बजाय, जो रसियन करेंसी है, वो रूबल देगा एक रसियन बैंक को। और ये वो रसियन बैंक है जिसका इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी दूसरे बैंक में वोस्ट्रो अकाउंट है। वोस्ट्रो अकाउंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, विदेशी बैंक का हमारे देश के बैंक के अंदर एक अकाउंट, वो भी देश की करेंसी में यानी कि रुपए में। तो इस रसियन बैंक का हमारे SBI में वोस्ट्रो अकाउंट है। अभी होगा क्या कि एक्सपोर्टर A ने यहाँ इसको सामान बेचा, B को पे करना है A को, B सीधा A को पे ना करके रूबल देगा रसियन बैंक में, और ये रसियन बैंक अपने वोस्ट्रो अकाउंट में जहाँ पे रुपया भरा है वहाँ से पेमेंट करा देगा रुपए में A को। तो इससे हुआ क्या कि ये ट्रेड जो एक्सपोर्ट हुआ उसमें भी
ट्रेड का पेमेंट जो हुआ वो रुपए में हो गया। वैसे ही अगर मान लीजिए कि रसिया से एक्सपोर्ट आ रहा है इंडिया के अंदर, यानी कि इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, तो भी इससे काम हो सकता है इस वोस्ट्रो अकाउंट से। कैसे? मान लीजिए कि एक्सपोर्टर ए ने एक्सपोर्ट किया इंडिया में और इंपोर्ट करने वाली कंपनी है बी। अब बी को पेमेंट करना है ए को, तो बी क्या करेगी? रुपए में पेमेंट कर देगी इस वोस्ट्रो अकाउंट में, विच इज़ एन अकाउंट ऑफ दिस रसियन बैंक विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये रसियन बैंक रूबल में वापस से इस एक्सपोर्टर ए को पेमेंट कर देगा। मुद्दा ये है कि वोस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट है जो कोई विदेशी बैंक हमारे देश के किसी बैंक के साथ खोल सकता है, और वो भी हमारे देश की करेंसी में। और वोस्ट्रो अकाउंट की मदद से कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो रुपए में किया जा सकता है। रुपए आपने रूबल में पेमेंट किया, यहाँ पे ये रुपए में पेमेंट आ गया। इसने यहाँ रुपए में पेमेंट किया, इसने आपको एक्सपोर्टर ए को रूबल में पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से वोस्ट्रो अकाउंट की मदद से इंटरनेशनल ट्रेड को रुपए में ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है, और वही कोशिश कर रही है हमारी सरकार, ताकि ज़्यादा पेमेंट रुपए में हो, ताकि डॉलर का आउटफ्लो हमारे देश से कम हो और हमारा रुपये का डेप्रिसिएशन रेट कम हो जाए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डॉक्टर भूपेन हजारिका जी। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असाम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता होगा एपीएससी मेंस में पर्सनालिटी रिलेटेड कई सारे सवाल पूछे जाते हैं जीएस पेपर 5 में, असम स्पेसिफिक टॉपिक में। तो अलग अलग पर्सनालिटीज़ के बारे में हम देखते चलेंगे फ्रॉम दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस इटसेल्फ, और मेंस के टाइम में मैं इनको कंपाइल करके दे दूंगा। तो डॉक्टर भूपेन हजारिका 5 नवंबर इज डेथ एनिवर्सरी, बट 8 सितंबर यानी कि आज का दिन इज हिज बर्थ एनिवर्सरी। वॉज बोर्न ऑन 1926 इन सदिया ऑफ असम एंड डाइड ऑन 5 नवंबर 2011 इन मुंबई। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी की बात करें तो ही वॉज अवार्डेड विथ वन ऑफ द बोथ हाईएस्ट अवार्ड्स, ओवरऑल हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न अवार्ड, और आर्ट कला के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड, विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड अगेन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। दोनों ही उनको मिला है। हिज सॉन्ग sang songs in असमीज, बंगाली, हिंदी। उन्होंने हायर स्टडीज़ BHU में की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद PhD करने के लिए वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए 1949 में। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी US में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब उनको ब्लैक सिविल राइट्स, वहाँ के जो कलर्ड पीपल हैं उनके कैंपेन के बारे में पता चला कि वहाँ के कैसे कलर्ड या ब्लैक लोगों के खिलाफ रंग भेद होता है, अपार्थाइड प्रैक्टिस किया जाता है। वहाँ उन्होंने विटनेस किया एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। वहीं पे वो एंटी अपार्थाइड के जो लीडर थे पॉल रोबेसन, उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो पॉल रोबेसन जो एंटी अपार्थाइड के सबसे पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविस्ट थे उस टाइम के, ही वाज अ फेमस फुटबॉल प्लेयर, आर्टिस्ट, एक्टर, इंटरनेशनल सिविल राइट एक्टिविस्ट फॉर कलर्ड पीपल। उनसे उनकी मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई। और उसके बाद भूपेन हजारिका जी को एक बात समझ आ गई कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, एक तरह के लोग दूसरे के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं है, दुनिया के अलग अलग जगहों पे। और डिस्क्रिमिनेशन इज ए ग्लोबल फिनोमेना, ये ह्यूमन नेचर में है। लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए। और तब से ही डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कई सारे गीत लिखे, और सब में उनकी आप बातें देखेंगे, अगर उसको आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि his writings are more in direction of anti-discrimination in favor of humanity, equality, liberty. उनके सारी गीतों में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेंस लिख रहे हो तो एक गीत याद रख लेना, वैसे आपको शायद से ज़्यादा पता होगा। हे डोला हे डोला हे डोला, द सॉन्ग रिटन बाय और सॉन्ग बाय हिम दैट एक्चुअली डील्स विद द प्लाइट ऑफ डाउन ट्रोडन। तो जो मार्जिनलाइज हैं, गरीब लोग हैं, जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके लिए उन्होंने ज़्यादातर गीत लिखे हैं और गाए हैं। और इसी कारण से माना जाता है कि डॉक्टर भूपेन हजारिका इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस असम हैज़ एवर सीन। और इसी कारण से सेबा ने उनके कंट्रीब्यूशन को आने वाली जनरेशन से याद रखे, इस कारण से उनके गीतों को अपने स्कूल करिकुलम में ऐड कर दिया है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आनंदूराम बोरुआ अवार्ड 2022 एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू वंस अगेन। तो आनंदूराम बोरुआ अवार्ड क्या होता है? ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने 75% से ज़्यादा स्कोर किए हैं HS एग्ज़ाम में, उनको आनंदूराम बोरुआ अवार्ड दिया जाता है। 2022-23 के लिए आनंदूराम बोरुआ अवार्ड हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें टोटल 36 करोड़ कैश प्राइज़ अलग अलग स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। लगभग 2000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये आनंदूराम बोरुआ कैश प्राइज़ दिए जाएंगे।
अगर आनंदूराम बोरुआ जी के बारे में कुछ फैक्ट्स देखे जाए तो ही इज़ द फर्स्ट बैरिस्टर ऑफ असम, फर्स्ट ग्रेजुएट एज वेल एज फर्स्ट मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। उनकी कुछ लिटरेरी बुक्स हैं संस्कृत में, उन्होंने जैसे लिखी हैं भावभूति, महावीर चरितम, जनकीर राम भाष्य, ये सब किताबें उनकी कथा याद रखिएगा। अगर आनंदूराम बोरुआ पे मान लीजिए पर्सनालिटी पे सवाल आ गया तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन स्टार्ट अ सुओ मोटो केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बट नॉट अ हाई कोर्ट। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हाई कोर्ट भी कर सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ओनली मेंशन्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। साउथ एशियन free trade agreement SAFTA is not successful because narrow export base, that is right. Lack of bilateral free trade agreement, this is wrong. ज़्यादा free trade agreement साइन होने के कारण ये SAFTA सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट। इतना ही काफ़ी है जवाब फाइंड करने के लिए। सेकंड रॉन्ग है तो आप सेकंड रॉन्ग होते ही आंसर फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट आंसर वुड बी बी। एलिमिनेट करके भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं 1 और 3। ग्रीन क्लाइमेट फंड, पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन इट कम्स अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इट डज नॉट कम अंडर UNEP OECD, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड BPAL इज एसोसिएटेड विथ ट्यूबरकुलोसिस। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।